नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। बजट का बुखार धीरे धीरे देश पर चढ़ना शुरू हो गया है और इसमें हमारी सीरीज के तहत आज हम बात करेंगे बजट और एग्रीकल्चर के बारे में। और बजट और एग्रीकल्चर की अहमियत सबसे ज़्यादा इसलिए है कि इस पूरे साल में लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर और खासकर प्याज के दामों को लेकर के बहुत परेशान रहे हैं और उसके खिलाफ तमाम तरह के मोर्चे और तमाम तरह के कार्टून पूरे साल अखबारों में छाए रहे हैं। इससे पहले जल्दी डालते हैं कि जब बजट बनाने बैठे प्रणब मुखर्जी तो उन्होंने क्या देखा कि 2001 में हिंदुस्तान में जो हमारी जीडीपी थी उसका कुल 23.6% जो था वो कृषि से आता था और 2010 में ये घट करके 14.9% रह गया है। कृषि जो है इस साल कह रहे हैं कि 5% से ऊपर जो है वो होगा, क्योंकि पिछले साल जो था वो 0 के आसपास था। और लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो बहुत पिछड़ रहा है और लगातार पिछड़ रहा है। क्या बजट में इसके तहत कदम उठाए जा सकते हैं कि कैसे इसको, क्योंकि इस बजट में खास बात यह भी है कि पहली बार जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है और वो मिनिस्ट्री जो है वो भी उसी व्यक्ति के पास है जिसके पास में कृषि मंत्रालय है, जिनका नाम शरद पवार है। तो क्या आपको लगता है कि बजट में कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, उठाने चाहिए तो जरूर, लेकिन उठाए जाएंगे कि नहीं इस पे डाउट है। आप क्या समझते हैं, क्या क्या उठाने चाहिए? देखिए साहब, मेरा तो एक्सपीरियंस ये कहता है कि हर साल बात तो होती है कि उठाने चाहिए, लेकिन उठाए कभी नहीं जाते। तो माई एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मच। जी बिल्कुल। अगर हम देखें तो 90 के दशक में हमारे मुल्क में जो प्रोडक्टिविटी थी, जो ग्रोथ थी, वो 3.2% पर थी, जो घट करके 2.5% रह गई है। ये पिछला दशक जो हमारा इसमें निकला है। प्रोडक्टिविटी की बात की वो बढ़ाई जाए, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होगा वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अब नई टेक्नोलॉजीज का होगा, नए इनपुट्स का होगा। उसमें क्या वो कर सकते हैं कि किस चीज़ के ऊपर टैक्स ज़्यादा कर सकते हैं, किस पर टैक्स कम कर सकते हैं, जिससे कि जो नए इनपुट्स प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हैं वो मिल सके। देखिए, इसको बढ़ाने के लिए, रेनप्रूफ करने के लिए एग्रीकल्चर को आपको फोकस देना पड़ेगा इरिगेशन पे। उससे पहले हमारी जो फार्म आउटपुट है उसका जो मार्केटिंग इनिशिएटिव्स हैं, मंडियां वगैरह, उसके ऊपर फोकस देना पड़ेगा, इरिगेशन के ऊपर। और जिस इंडस्ट्री से मैं आता हूं, हम मानते हैं कि अ लॉट ऑफ एनर्जी विल कम फ्रॉम फार्म मैकेनाइजेशन। तो मैं चाहूंगा कि आने वाले इस बजट में, और मैं शायद इसको एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं कि इन 3 एरियाज पे फोकस सरकार का जरूर आएगा। डिटेल में जरूर बात करूंगा इस पर। जी बिल्कुल। मैक्रो हिसाब से देखें तो इस साल एक तरह से आपका रिकॉर्ड उत्पादन जो है वो फूड ग्रेन्स का हमारे मुल्क में हुआ है। और फिर भी पैसों को लेके, प्राइसिंग को लेके इतनी उसकी मारामार है। और अगर टॉप ऑफ द माइंड, अब किसान की तो बात छोड़ ही दीजिए, जो शहर में आदमी काम करता है और वो गाड़ी चला करके दफ्तर जाता है, उसके दिमाग पर भी एक फूड ग्रेन्स का भूत जो है वो सवाल रहता है कि खाना इतना महंगा क्यों हो रहा है। Actually, what we need is a person, finance minister, with a long-term vision on resurrecting agriculture, and साथ में कुछ बोल्ड डिसीजन लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। वो टिंकर करना कि सब वो 3.75 लाख करोड़ था पिछले साल के क्रेडिट का टारगेट, इस साल हम 4.5 कर देंगे, ये तो बहुत हो चुका। आई थिंक वी हैव टू गेट अवे फ्रॉम दैट। वी नीड डेफिनेटली सम इंपॉर्टेंट डिसीजंस 1, 2, 3, 4 जो उस चीज को एड्रेस कर। आप जो बात कर रहे हैं, 2006 अक्टूबर में सरकार ने ये रिपोर्ट जो है ये दी थी, आप इसके सदस्य थे, नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स 2007 है, 2006 अक्टूबर में आई थी। और इसके ऊपर, इसमें सारी चीज़ें जो आप बात कर रहे हैं, जब अगर उठा के देखें तो कहीं ना कहीं पर इसमें शामिल हैं। आप यही आप जो लेकिन कह रहे हैं कि 4 साल में इस पर कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। और वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इस बजट में भी हम आशा नहीं करते हैं कुछ होगा, क्योंकि जिस तरीके के वित्त मंत्री ने डिस्कशन किए थे जो प्री बजट होते हैं, उससे इंडिकेशन मिल जाता है। आप जिन लोगों को बुलाते हैं और जिन लोगों से आप बातचीत करते हैं, उसका मतलब साफ है कि वो इट इज गोइंग टू बिजनेस एज यूजुअल। लेकिन सरकार दो बात अगर हम उनसे कहेंगे आपने किया, तो पिछले साल में अगर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने क्या किया तो वो साफ ये कहेंगे, एक तो हमने एमएसपी जो प्राइस है वो बढ़ा दिया, उससे किसान को फायदा होगा। ठीक है, तो वो कुछ प्रांतों के किसानों को, हाँ, कुछ प्रांतों के किसानों को कुछ अलग एक तरह की जो चीजें उगा रहे हैं उनको फायदा होगा। जो आदमी बाजरा उगा रहा है उसको कोई फायदा नहीं होगा एमएसपी से। हाँ, तो ये वो कहते हैं, और उसका बिल हमारा बढ़ता जा रहा है, फूड सब्सिडी को उठा के जहां पर होती है वहां फायदा हुआ, जिन प्रदेश में प्रोक्योरमेंट नहीं होती वहां क्या फायदा हुआ। एमएसपी डजंट रूल देयर। जहां प्रोक्योरमेंट होती है वहां एमएसपी का फायदा होता है। मैं आपसे ये पूछता हूं, अगर हम बैठ करके फाओ के आंकड़े उठाकर देखते हैं और उसके बारे में बात करते हैं और ये देखते हैं कि हिंदुस्तान में इस समय प्रोडक्शन के हिसाब से प्रोडक्शन जो है वो पर्याप्त है,
पर कैपिटा अगर दाल हमने कितनी उगाई, पर कैपिटा गेहूं कितना उगाया, तो वो आपको लगेगा कि एक आदमी के जीवन यापन के लिए ठीक है, हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। बिल्कुल। लेकिन जब तक वो मार्केट में पहुंचता है और जब तक उसे आम आदमी खरीदता है, तब तक उसकी कमर। सही बात है। ये दाम क्यों बढ़ रहे हैं? प्रोडक्शन पूरी है, बट हाउ इज इट दैट द प्राइसेस आपके मेरे टेबल के ऊपर इतने बढ़ जाते हैं? ये जो बिचौलिए हैं, ये जो हमारी व्यवस्था है मार्केट तक पहुंचने की, दिस रिक्वायर्स सम सीरियस पॉलिसी, सीरियस इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। अब ये कहाँ के लिए जस्टिफाइड है? एक दिल्ली जैसे शहर के लिए एक मंडी है जो डिलीवर करती है। दीज प्राइसेस आर कंप्लीटली। दिल्ली में इस समय 40 से ज्यादा तो मॉल्स है, तो आप मॉल पे चले जाइए, वहां आपको रेट है। सस्ता मिल जाएगा। तो पहली बात जो आपने उठाई वो ये थी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉम द फार्म गेट टू आवर टेबल, दिस रिक्वायर्स रैशनलाइजेशन। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बट सिर्फ इसके करते आई डोंट थिंक प्राइसेस कैन कम डाउन ड्रामेटिकली, बट दिस इज क्रूशियली इंपॉर्टेंट। ये जो रैशनलाइजेशन है इसको जरूर होना चाहिए। एंड मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ 28 तारीख को सुनने का। कुछ सुनने का आपको लगता है? आपको ऐसा मुझे लगता है, खबर होगी, आपकी खुफिया नहीं है। मैं जब डिस्कशंस में रहता हूं विद द मिनिस्ट्री ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस फोरम्स, तो कुछ आवाज ऐसी सुनाई दे रही है। नहीं, बिल्कुल, और उसकी जरूरत भी है, क्योंकि जिस तरह से सरकार क्राइसिस में इस साल रही है पूरे के पूरे, और सिर्फ फूड प्रोडक्शन को लेकर के हम ये कह सकते हैं कि दुनिया भर में जो फूड के दाम हैं वो बढ़े हैं, ग्लोबली बढ़े हैं 25-30%। हाँ, आप उठा के देख लीजिए, यूरोप में इस समय सबसे ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन जो है सबसे ज़्यादा यूरोप में है। लेकिन क्योंकि हम टोटली डिस्कनेक्टेड हैं उस तरह के बाजार से, तो हमारे पर इतना असर नहीं पड़ना चाहिए। अभी हम कुछ देर फिर होते हैं। आपने बिल्कुल ठीक बात कही है, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और ये भी जो बात है कि सप्लाई चेन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए कोई कदम उठाए जा सकते हैं? क्या वित्त मंत्री जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको भारी रियायतें दे सकते हैं, ताकि कम से कम हर एक शहर में और हर एक जिले में, बल्कि हमारे मुल्क में तो हर एक तालुके में होना चाहिए, एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट उस इलाके के लिए खुल सके? अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार, मनी मंथ में बजट पर हमारी खास सीरीज। आज हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर, कृषि और बजट के बारे में, और हमारे साथ में 3 जानकार लोग, विशेषज्ञ इस बारे में बात करने के लिए। एक सरकारी महकमे में काम कर चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर में और एनजीओ सेक्टर में, सारे सेक्टर जो यहाँ पे उपलब्ध हैं आज। लेकिन इस सब के बावजूद हमने बात की कि हमारे मुल्क में समस्या जो है वो प्रोडक्शन की नहीं है। प्याज का जितना उत्पादन होता है वो प्रति व्यक्ति प्याज की खपत से ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी प्याज के दाम इसलिए बढ़ते हैं कि एक बार नासिक में या उस इलाके में जो कि 30% के आसपास प्याज हमारे देश का प्रोड्यूस करता है, वहां पर पानी ज्यादा हो जाता है या सूखा पड़ जाता है, तो पूरे देश का प्याज मार्केट जो है वो गड़बड़ा जाता है। और वो इसलिए कि हमारे पास में फूड प्रोसेसिंग के लिए नहीं है। अगर हम देखें कि हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वास्तव में, 60 के दशक में आप जो रिसर्च के लिए और एजुकेशन के लिए था वो 6.5% और 10% हुआ करता था। 70 के दशक में घट करके 0% हो गया और 9.5%। 80 के दशक में थोड़ा सा फिर ठीक हुआ, और 90 और 2005 तक अगर देखें 15 साल में, तो कितना बुरा हाल इस समय हमारे मुल्क में है। रिसर्च एंड एजुकेशन है वो हरे रंग का है, और एक्सटेंशन और ट्रेनिंग जो है वो हमारा ये पीले रंग का आप देख सकते हैं। और ये हमारा एक्सपेंडिचर है ईयर ऑन ईयर, जो कि ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर में है। पूसा इंस्टीट्यूट हमारे साथ में है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे पास में है, IARI हमारे पास में है, सब तरह की चीज़ है। राइस के ऊपर राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ पे मौजूद है, मछली पालन इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ पे मौजूद है। लेकिन ये सब लोग करते क्या हैं कि ये बता नहीं सकते आपको कि मछली अगर आपने पकड़ी हैदराबाद में तो दिल्ली तक कैसे लाई जाए, या प्याज आपने उगाई नासिक में तो दिल्ली तक कैसे लाई जाए, और टमाटर जो है पटना में किसान वाला सड़क पर फेंक देता है, और दिल्ली में टमाटर उस समय 40 रुपए किलो बिक रहा होता है। देखिए, इसमें लाने की समस्या नहीं है, साइंटिस्ट नहीं बता सकता। इसमें तो उसको लाने की सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। ट्रक को कोई भी कहीं भी रोक सकता है। कितनी अथॉरिटीज हैं जो कि किसी भी ट्रक को जिससे माल लदा हुआ रोका जा सकता है। इसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज हो सकती हैं, इसमें एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, इसमें हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ट्रक को कहीं भी रोका जा सकता है और कहीं भी इंक्वायरी इसकी शुरू हो सकती है। इन दिस सेंचुरी, आज के युग में
इतने ट्रकों को रोक के इसकी वेरिफिकेशन करना कहाँ की अकलमंदी। दुनिया भर में जो मूवमेंट होती है ट्रक्स की, गुड्स की, वो बड़ी फास्ट होती है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में धड़ाधड़ चले जाते हैं और हम लोग उनके पुराने सिस्टम से और हर 2 कदम पे ट्रक को रोका जा सकता है। कभी एक्साइज वाला रोक सकता है, कभी चुंगी वाला रोक सकता है, कभी उसको एसेंशियल कमोडिटी वाला रोक सकता है। टैक्स वाला आप तो हर जगह रोकते जा सकते हो। नंदा साहब ने बात उठाई और आपका वो जो ग्राफ भी दिखा रहा था वीट और राइस के, ये ऐसा क्यों है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन में गैप क्यों है और हाई हाई क्यों नहीं हुई? बिकॉज बीच में पानी के आने में और पानी के जाने में एक टैंकी होती है, इट्स कॉल्ड स्टोरेज। यू डोंट हैव स्टोर, यू हैव अ स्टोरेज फॉर राइस, यू हैव अ स्टोरेज फॉर वीट. When you talk about vegetables and when you talk about fruits, because they are perishable, उसकी स्टोरेज होती है जो आपने कहा या कोल्ड चेन से या प्रोसेसिंग से. एक बड़ी भारी रिक्वायरमेंट है ये टैंकी बीच में पैदा करने की, कोल्ड स्टोरेज की या प्रोसेसिंग की. आप नासिक में देखिए प्याज कैसे स्टोर होता है, मतलब ऐसे स्टोर होता है कि आपको वो बेचना ही पड़ता है जल्दी से. यानी कि रखेंगे तो घास की छत के नीचे बैम्बू के केन्स वगैरह के साथ. आप अगर यूरोप की स्टोरेजेस देखे जाके, दे आर आर्टिफिशियली वेंटिलेटेड, साइलोज बड़े बड़े, मतलब हजारों टन एक में आते हैं. तो आप 3 साल रख लीजिए उस प्याज को. क्वेश्चन इज ये टैंकी बनाना, यानी कि कोल्ड स्टोरेजेस, नॉर्मल स्टोरेजेस और प्रोसेसिंग, इस पे जब तक फोकस नहीं आएगा ये इन्फ्लेशन हमारी यूं क्या बजट में इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? कोल्ड स्टोरेज को हमने आईटी सेक्टर को टैक्स हॉलिडे दिया हुआ 15 साल लगभग हो गए. हाँ, क्या हम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को टैक्स हॉलिडे दे सकते हैं? ऐसा हुआ भी है गए सालों में, ऐसा मेरे को लगता है और भी होगा. द प्रॉब्लम इज नॉट नियत. नियत तो है, पॉलिसी भी आ जाती है, मेरे को सुनाई भी दे जाता है बजट. उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ग्राउंड के ऊपर, अगर आप देखें कि कितना पैसा कोल्ड स्टोरेज के लिए दिया गया, कितना प्रोत्साहन दिया गया और एक्चुअल ग्राउंड पे कितने पैदा हुए, इतनी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं वहां पे उसको उस हद तक ले जाने के लिए कि आम आदमी, आम जो एंटरप्रेन्योर है वो तो पीछे हट जाता है कई बारी. और बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बीच में आ रहे हैं फिर. सो आई थिंक एक पॉलिसी रही, एक इम्प्लीमेंटेशन की बात रही, दोनों पे नजर रखनी पड़ेगी. दी रूल्स, जो प्रोसीजर्स हैं गवर्निंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ दिस, ये जब तक नहीं बदलेंगे वो बजट में ही आएगा. नियत जरूर आएगी बजट. आपको सवाल करना है? कई सरकारों ने पिछले कई पंचवर्षीय योजनाओं में नियोजन और कार्यान्वयन में जो खामियां आई हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. तो हम सरकार से किस तरह की उम्मीदें रख सकते हैं कि जो नियोजन है और जो क्रियान्वयन है उसके बीच जो खामियां हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं? वी आर बेस्ट प्लानर्स बट द वर्स्ट इम्प्लीमेंटर्स अक्रॉस द ग्लोब. देखो, उम्मीद तो कोई खास रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कृषि से ही नहीं है, सब चीजों में यही है. आवर प्लान्स आर गुड, कृषि में नहीं और जगह भी अच्छी हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में काफी वीकनेसेस हैं. बट आई विल ऑल्सो से कि इतने बड़े कंट्री में इम्प्लीमेंटेशन में वीकनेस आएंगी भी जरूर. तो मैं आपसे सहमत हूं कि दिस इज नॉट गोइंग टू गो अवे. मेरा ये मानना है कि ये, मैं स्टेटमेंट से पूरी तरह एग्रीमेंट नहीं करता. मेरा मानना है कि प्लानिंग भी बहुत जगह फॉल्टी है. ये सिर्फ प्लानर्स अपने आप को पैट करने के लिए ये स्टेटमेंट ये बोलते हैं कि साहब हमने बड़ा अच्छा काम किया है लेकिन इंप्लीमेंटेशन खराब है. बहुत जगह हमारे देश में प्लानिंग खराब है. मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि खेती के बारे में हर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा साहब कि मैं लाइफ लाइन टू फार्मर्स दे रहा हूं, ये कर रहा हूं. अगर वो प्लान ठीक होते तो उसमें से 5% तो कहीं जाता. तो प्लानिंग तो हो जाएगी उसके उस रिपोर्ट के माध्यम से. ये रिटेल की आप बात बिल्कुल, और वही पर सारा गलती है. अगर वहां हम गलती करते हैं, बाद में कहेंगे साहब इंप्लीमेंटेशन में गलती होती है. इंप्लीमेंटेशन में जो गलती होती है हम सब जानते हैं, लेकिन प्लानिंग की गलती की तरफ कोई इशारा नहीं करते, वो बहुत जरूरी है. आपका क्या सवाल है? अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम कहीं गांव में, किसी भी गांव में अगर हम मॉल खोलना चाहेंगे तो वो बहुत आसानी से खोल सकता है. और अगर हमें स्टोरेज हाउस खोलना है, कुछ भी खोलना है, तो उसके लिए हमारे को बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि बहुत टाइम ले लेता है, बहुत लंबा टाइम ले लेता है. तो मेरा सवाल यही है कि ऐसा क्यों है? जवाब यही है कि जो आप ये बात कर रहे हैं कि एक प्लानिंग के लेवल पर भी जो है वो दूरदर्शिता नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो टार्डी है, वो खराब है. इसलिए उसका जवाब तो यही है. वरना हमारे जैसे मुल्क में, जहां पर आपने देखा आंकड़ों से कि हर एक दूसरा आदमी जो है वो अपना जीवन यापन कृषि से कर रहा है, हर दूसरा आदमी. तो इसमें कम से कम अब तक हमको ये सोच लेना चाहिए था कि इन लोगों के लिए जो भी सुविधा हो वो हम उपलब्ध कराएं. और हमने